So, dear students, with many gadgets, many students around, let us start today's session. Yes. Can you look at the screen? Can you listen to me very clearly? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The topic that we are going to start today is central tendency. And today we have another class added to the series of Google Meet. This class is recorded, will be uploaded later on the YouTube channel of Bright Vision Academy. और दोस्तों एक बात और आपसे शेयर करनी है, मॉक टेस्ट उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा. मॉक टेस्ट तो नहीं बोलना चाहिए, मॉडल टेस्ट जो आपका 27, 28, 29, 30 तारीख को होना है, उस पर भी जो है मेरा डिस्कशन होगा. और अब आने वाली जो क्लासेस हैं, मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं सीधा यूट्यूब पर लाइव क्लासेस लूं मैं आपकी. तो मे बी नेक्स्ट क्लासेस ऑनवर्ड्स आई विल हैव माय प्रेजेंस ऑन यूट्यूब चैनल लाइव. चलो स्टार्ट करते हैं. द टॉपिक टुडे दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सेंट्रल टेंडेंसी. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यह टॉपिक मैं ये समझकर पढ़ा रहा हूं कि आप में से किसी ने मैथ्स नहीं पढ़ा. जिसने मैथ्स पढ़ा है तो भी, जिसने मैथ्स नहीं पढ़ा तो भी समझते हैं ये टॉपिक क्या है. देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी का बेसिकली मीनिंग होता है पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन. यहां पॉपुलेशन का मतलब आप समझ रहे हैं डेटा, इंफॉर्मेशन, बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी फिगर्स. उस पूरी फिगर में, पॉपुलेशन में एक वैल्यू ऐसी हो जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, उसे हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं. सो बेसिकली 3 तरह के सेंट्रल टेंडेंसी जो आपके सिलेबस में है, जो आपको पढ़ने हैं, वो क्या है. एक अरिथमेटिक मीन, दूसरा मीडियन, एंड तीसरा मोड. सो ये 3 तरह के, 3 टाइप के सेंट्रल टेंडेंसीज आपको डिस्कस करने हैं, आपके साथ मुझे डिस्कस करने हैं. तीनों को हमें समझना है. ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट हैं, इस पर काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं. सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ऐसी वैल्यू जो पूरी पॉपुलेशन के लिए रिप्रेजेंटेटिव है, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, उसे हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं. तो वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसके लिए चीफली ये 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं. अरिथमेटिक मीन, जिसको हम शॉर्ट में AM से रिप्रेजेंट करेंगे, मीडियन जिसको ME से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, मोड जिसको MO से मैं रिप्रेजेंट करूंगा. इससे पहले आगे बढ़े, एक बात और हम समझते हैं. जो हमारे पास पॉपुलेशन है, जो डेटा है, जो फैक्ट्स हैं, उनको हम टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो फैक्ट्स टेबल में किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, आइए सबसे पहले उसको समझते हैं. सो नेक्स्ट पेज पर जाता हूं. टेबल जो हम देखते हैं, डेटा की जो हम बात कर रहे हैं, डेटा जो टेबल में प्रेजेंट होता है, इन हाउ मेनी वेज दैट डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ टेबल, या वो डेटा कितनी तरह से, कितनी सीरीज में रिप्रेजेंट होता है. तो 3 तरीके हैं या 3 सीरीज हैं जिससे ये डेटा रिप्रेजेंट हो सकता है. एक तरीका होता है इंडिविजुअल सीरीज. इनफैक्ट ये मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, इंडिविजुअल सीरीज का क्या मतलब होता है. एक होता है डिस्क्रीट सीरीज. डेटा को प्रेजेंट करने का एक तरीका क्या है सर? डिस्क्रीट सीरीज. एक इंडिविजुअल सीरीज, एक डिस्क्रीट सीरीज. और एक होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, या इसको हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं. ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है. तो 3 तरीके से ये डेटा प्रेजेंट होता है. इन 3 तरीकों में क्या डिफरेंसेस है, कम बैक. मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेता हूं. एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स में यहां पर लिख रहा हूं 58, 59, 62, 62, 65, 73, 75, 79.
अब ये क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं काउंट करते हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स हैं। और ये 11 स्टूडेंट्स के मार्क्स को इस तरह से मैंने सीरियल नंबर 1 2 3 करके यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया, उनके ये मार्क्स एक्स और ये सीरियल नंबर। और ये है इंडिविजुअल सीरीज जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम हर इंडिविजुअल को, हर व्यक्ति को अलग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लास के अंदर। ठीक है, 58 मार्क्स भले ही 2 स्टूडेंट्स के हैं, लेकिन 58 को लेकिन 58 को हम 2 बार लिख रहे हैं। 58 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 2 बार लिख रहे हैं। 59 एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 62 3 स्टूडेंट्स के हैं। तो हम हर इंडिविजुअल को अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। आई कैन कॉम्पैक्ट दिस सीरीज, इस सीरीज को कॉम्पैक्ट करके छोटा बना सकता हूं, उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। जैसे मार्क्स एक्स यहां पर और फ्रीक्वेंसी यहां। 58 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं सर, तो 59 वाले कितने हैं सर, 1। 62 वाले कितने हैं सर, 3। 65 वाला 1। 73 वाले कितने हैं सर, 2। 75 1। 79 1। दिस इज फ्रीक्वेंसी। और इन सारी फ्रीक्वेंसी का जब सम करते हैं तो फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो नंबर स्टूडेंट जो यहां 11 थे वो 11 ही आना चाहिए। 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 3 8 और 1 9 10 11। ठीक है, इस सीरीज को मैं और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट कर सकता हूं, मैं और छोटा बना सकता हूं। किस तरह से बना सकता हूं, मैं कहता हूं 50 से 60 के बीच मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स, तो हम इसे क्लास इंटरवल बोलते हैं और यहां फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। 50 से 60 के बीच, 60 से 70 के बीच मार्क्स वाले स्टूडेंट्स, 70 से 80 के बीच मार्क्स वाले। तो सर 50 से 60 में ये भी काउंट होगा, ये भी और ये भी, 3। 60 से 70 में 1 2 3 4 4 सर। 70 से 80 में 1 2 3 4। सो 4 4 8 और 3 11। ये भी एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का पॉपुलेशन को, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज या ग्रुप फ्रीक्वेंसी। इज दिस क्लियर टू यू ऑल डियर स्टूडेंट? जल्दी से रिप्लाई करो मुझे। यस सर। यस सर। चलिए, Yes, अब sir. सेंट्रल टेंडेंसी के टॉपिक में हमें यह समझना है कि अर्थमेटिक मीन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्क्रीट में कैसे, कॉन्टिन्यूस में कैसे। अगर हमें मीडियन कैलकुलेट करना है, मोड कैलकुलेट करना है, तो इन तीनों सीरीज में अलग अलग फॉर्मूले हमें सीखने हैं, किस तरह से हम मीन मीडियन मोड तीनों सीरीज में अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। तो सर स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं। अर्थमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन, जिसको शॉर्ट में हम AM से रिप्रेजेंट करेंगे, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन डेटा रिप्रेजेंट करने का, डेटा का रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट करने का एक इंपॉर्टेंट तरीका है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूजफुल है। किस तरह से डेटा रिप्रेजेंट करते हैं हम? क्लास के अंदर कुछ लोग हैं, 10 20 30 40 50 60 70 ये स्टूडेंट्स हैं, इनके मार्क्स मैंने यहां लिख दिए। इनका अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अर्थमेटिक मीन को AM और X बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सारी आइटम को इन जनरल मैंने X बोला है, तो X बार अर्थमेटिक मीन कहलाता है। तो सर X बार कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला से सारी आइटम का सम, ये जो सिंबल बना है इसको सिग्मा कहते हैं। इसका मतलब होता है समेशन यानी सिग्मा, सिग्मा यानी समेशन, जिसका मतलब है X के अंडर जितनी भी आइटम्स हैं उन सब का हमें यहां पर सम अप करना है। तो सर सबका सम अप कर लेंगे। सबका सम करते हैं, 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21 और 7 28 280। तो समेशन X को नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करना है। पॉपुलेशन में सारी आइटम का सम आया 280, नंबर ऑफ आइटम कितनी थी 7, 7 से डिवाइड किया, आंसर आता है सर 40। आंसर कितना आया? 40 आ गया। 40 इज द अर्थमेटिक मीन। ठीक है, सो ये इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला किस तरह से हमने यूज किया, ये बात आई होप आपके क्लियर समझ में आ गई। यहां जरा ध्यान से देखिए, इन सारी वैल्यूज में मैंने जानबूझ के एक वेरिएशन लिया है। वेरिएशन क्या है? इन सब में 10 10 10 10 का गैप है, 10 10 का गैप है।
और ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई हैं, तो अब यहां एक शॉर्टकट बता देता हूं मैं। अगर कभी ऐसा केस होता है कि आइटम्स के बीच में स्पेसिंग गैप सेम है और वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है, तो जो बीच की आइटम है, जो आइटम पोजीशन में मिड में लाई कर रही है, वही अर्थमेटिक मीन का आंसर आएगा। यहां पोजीशन में 40 मिड है, 40 से पहले 3 आइटम्स हैं, 40 के बाद 3 आइटम है, 40 इज द मिडिल मोस्ट आइटम, 40 इज द अर्थमेटिक मीन। ये मैंने एक शॉर्टकट बता दिया। अदरवाइज तो उसके लिए शॉर्टकट के लिए 2 कंडीशंस क्या है। पहली कंडीशन, आइटम्स के बीच की स्पेसिंग गैप सेम होना चाहिए, जैसे यहां 10-10 का गैप है। और दूसरी बात, वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगी हुई होनी चाहिए, तो जो बीच की आइटम है वो अर्थमेटिक मीन आएगी। अदरवाइज ये शॉर्टकट भी हम यहां लगा सकते थे फॉर्मूले के अलावा भी। तो फॉर्मूला भी हमने लगाया, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू यहां पर 40 आ गए। इंडिविजुअल सीरीज में बहुत आसान सा तरीका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का। आइए डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं। एक्स एंड एफ, पॉपुलेशन में किसी स्टूडेंट के मार्क्स 10, किसी के 20, किसी के 30, किसी के 40, किसी के 50। ठीक है। अब यहां पर फ्रीक्वेंसी, 10 मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट्स, 20 मार्क्स लाने वाले 7 स्टूडेंट्स, 30 मार्क्स लाने वाले 8 स्टूडेंट्स, 40 वाले सपोज 7 स्टूडेंट्स, 50 वाले सपोज 5 स्टूडेंट्स। हमसे कहा जा रहा है पूरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मीन मार्क्स कैलकुलेट करे जाए। अब 10 मार्क्स वाले 5 स्टूडेंट्स हैं। 10 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 5। इसका मतलब अगर मैं मीन कैलकुलेट करने का वही सेम फंडा लगाता हूं जो अर्थमेटिक मीन में लगा रहा हूं, तो मैं 10 मार्क्स को 5 बार ऐड करूंगा। सो 10 मार्क्स को 5 बार ऐड करूं या 10 को 5 से मल्टीप्लाई करूं, एक ही बात है। f इंटू एक्स का अलग कॉलम निकाल रहे हैं, 10 इंटू 5 50। 20 मार्क्स वाले 7 स्टूडेंट्स हैं, तो 20 को 7 बार ऐड करूं या 20 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, वो एक ही बात है। 30 मार्क्स वाले 8 स्टूडेंट्स, सो आई मल्टीप्लाई 30 बाई 8 इज सेम थिंग, तो आंसर आता है 240। 40 मार्क्स वाले 7 स्टूडेंट्स 280, 50 वाले 5 250, और ये सारा fx का सम जो आएगा, ये सम पूरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स का सम है। कितने स्टूडेंट्स हैं पूरी क्लास में वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं सर। 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 7 27, 27 और 5 32। क्लास में 32 स्टूडेंट्स हैं, और इन 32 स्टूडेंट्स के जो टोटल मार्क्स का सम आएगा वो यहां fx का सम होगा, वो भी कर लेते हैं सर। 0 5 और 9 4 13 और 8 21 और 5 26 6 2 और 1 3 2 5 2 7 दोनों 9 60। तो 960 आया सारे 32 स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम। अब अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है सर? समेशन fx अपॉन समेशन f। तो सर समेशन fx था 960 अपॉन 32, फ्रीक्वेंसी का सम यानी नंबर ऑफ आइटम्स। तो सिंप्लीफाई करते कितना आता है भाई? 30 से 30 आंसर आ गया जी, बिल्कुल सही कहा। तो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। अब एक शॉर्टकट ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में आता है इस तरह से, और आपसे कहा जाता है अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करो। इट्स सच अ सिंपल क्वेश्चन, यू सॉल्व इट एंड यू फाइंड इट्स आंसर, दैट इज 30। बट इन सर्टन केसेस वी कैन अप्लाई सम शॉर्टकट्स ऑल्सो। तो एक शॉर्टकट यहां पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। रूल सेज अगर डिस्क्रीट सीरीज में आइटम्स के बीच का गैप सेम है, स्पेसिंग सेम है, चाहे वो 10-10 हो, 20-20 हो, 5-5 हो, कोई भी स्पेसिंग हो, कोई भी गैप हो, जैसे यहां पर आइटम्स के बीच का गैप 10-10 का है, एक कंडीशन। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है वो तो अंडरस्टूड है ही। तो आइटम के बीच का गैप है वो सेम गैप है। और दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? गौर से देखिए यहां फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ रही है वैसे ही घट रही है, बढ़ते बढ़ते बीच में मैक्सिमम हो जाती है, और जिस ट्रेंड से बढ़ी उसी से घटती है। 5 7 8, तब 8 से वापस 7, 7 से वापस 5। सो इस तरह से जो फ्रीक्वेंसी का चेंज है, इस तरह से जो फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने जानबूझ के ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल लिया था, ब्लू कलर से लिख रहा हूं मैं यहां पर, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी distribution. So deliberately I had taken
normal frequency distribution as I intended to explain to you a shortcut that can apply over here. तो वो क्या शॉर्टकट है? कंडीशन नंबर 1, आइटम्स के बीच का गैप सेम होना चाहिए. कंडीशन नंबर 2, फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होना चाहिए. तो उस केस में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने आइटम है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 8, उसके सामने जो आइटम है वो कौन सी है यहां पर हमारे केस में? 30. तो हमारे केस में वो आइटम 30 है, तो 30 अर्थमेटिक मीन आ गया. प्रियंका बेटा समझ में आया? यस सर. यस सर. अरे भैया प्रियंका कह रहा हूं, ये पंकज की आवाज कैसे बोल रहा है? प्रियंका मैं हूँ. अच्छा ठीक है, चलिए. तो शॉर्टकट हाथ के हाथ में बताता चल रहा हूं मैं. डिस्क्रीट सीरीज के अंदर अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला. आइए कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करते हैं. सर फिर से एक क्वेश्चन लेता हूं मैं. क्लास इंटरवल मैंने यहां लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और लेट से 40 से 50. फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं सर 1, 2, 3, 2, 1. सिंपल सी फ्रीक्वेंसी लिए. अब 0 से 10 मार्क्स वाले एक कितने स्टूडेंट्स हैं सर? एक ही स्टूडेंट है. 10 से 20 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट्स हैं. 20 से 30 वाले 3, 30 से 40 वाले 2, 40 से 50 के बीच में एक स्टूडेंट है. अब मुझे यह नहीं पता कि 10 से 20 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट वो कितने कितने नंबर लाएं. ये तो पता है 10 से 20 के बीच में, बट एग्जैक्टली किसके कितने कितने ये नहीं पता. 20 से 30 मार्क्स वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, बट उन तीनों में से किसके कितने कितने हैं एग्जैक्ट आंसर मैं नहीं जानता. अब फिर अर्थमेटिक मीन कैसे निकाले? अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए तो आपको आइटम की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए. तो यहां पर स्टैटिस्टिक्स का इंटरनेशनल रूल कहता है कि अब आप यहां अज्यूम करेंगे. यही स्टैटिस्टिक्स की एक लिमिटेशन है. इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस. तो यहां अज्यूम करेंगे कि हर आइटम, हर वैल्यू क्लास की मिड वैल्यू के बराबर है. क्या मतलब है इसका? एक स्टूडेंट के मार्क्स 0 से 10 के बीच में, तो मैं मान लूंगा कि उसके मार्क्स इसकी मिड वैल्यू 5 के बराबर है. मिड वैल्यू को हम क्लास मार्क भी बोलते हैं. 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 से 20 के बीच में, तो मैं ये मान लूंगा उन दोनों में से हर एक के मार्क्स इसकी मिड वैल्यू 15 के बराबर है. 3 के मार्क्स 20 से 30 के बीच में, यानी हर एक के मार्क्स इसकी मिड वैल्यू 25 के बराबर है. 2 के मार्क्स 30 से 40 के बीच में, यानी हर एक के मार्क्स इसकी मिड वैल्यू 35 के बराबर है. इसी तरह 1 के मार्क्स 40 से 50 के बीच में, तो इसकी मिड वैल्यू है 45. ठीक है, इस मिड वैल्यू को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. So now I assume that one student has secured 5 marks, 2 students each has secured 15, 3 has 25 each, 2 students have secured 35 each, और एक स्टूडेंट के 45 नंबर है. अब बेटा यहां जब हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल ये क्वेश्चन हमारा वापस डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट हो गया. अब यहां क्लास इंटरवल का रूल खत्म हो गया. अब आपको वैसे ही f इंटू एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसे आपने डिस्क्रीट सीरीज में करा था. सो f इंटू एक्स 5 इंटू 1, 15 दूनी 30, 25 या 75, 35 दूनी 70, 45 इंटू 1 45, और f ऑफ एक्स का सम जैसे निकालते थे 5, 10, 15, 5, 1 और 3 4, 4 7 11, 7 18, 4 22, 225. तो अब ये सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम है. सर स्टूडेंट्स कितने हैं? वो फ्रीक्वेंसी का सम कर लेते हैं. 1 और 2 3, 3 6 और 2 8 और 1 9, 9 स्टूडेंट्स है सर. तो अब अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी यही फॉर्मूला लगेगा सर. यही डिस्क्रीट में लगा था, यही कॉन्टिन्यूस सीरीज में लगेगा. तो अब कॉन्टिन्यूस सीरीज में अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करूंगा. समेशन एफ एक्स 225 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का सम 9. 9 से 225 को डिवाइड करते हैं तो सर आंसर कितना? 25. वेरी गुड, 25. अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आ गई 25. आई होप समझ में आ रहा है सबको. यस सर. यस सर. ठीक है बेटा, शॉर्टकट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा. शॉर्टकट बता रहा हूं. शॉर्टकट ये कहता है कॉन्टिन्यूस सीरीज में ग्रुप फ्रीक्वेंसी में अगर क्लास का इंटरवल सेम है, क्लास इंटरवल को क्लास साइज भी बोलते हैं, क्लास इंटरवल को क्लास हाइट भी बोलते हैं, क्लास विड्थ भी बोलते हैं. तो अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्लास विड्थ, क्लास हाइट, क्लास साइज सेम है और फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, देखें यहां फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है,
तो Yes, फिर sir. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाली जो क्लास है ये रही, इसकी जो मिड वैल्यू है वही अर्थमेटिक मीन होगी। इसकी मिड वैल्यू कितनी है? 25। 25 अर्थमेटिक मीन का आंसर आ गया। देखिए शॉर्टकट अगर हमें पता है तो कितनी जल्दी हम आंसर निकाल लेते हैं। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, यस sir. यस। Yes, तो sir. अब शॉर्टकट को थोड़ा इलैबोरेट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इन्हीं शॉर्टकट पर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं एक डिस्क्रीट सीरीज ले लेते हैं सर, 10 20 30 40 50 60 और यहां x, यहां पर फ्रीक्वेंसी 2 3 5 5 3 2। तो अब ये जो फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है ये अब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। यहां फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ रही है वैसे ही घट रही है, पहले भी ऐसे ही था। फर्क सिर्फ इतना है, यहां फ्रीक्वेंसी की एक हाईएस्ट वैल्यू नहीं है, बीच में दो हाईएस्ट वैल्यूज हैं। ठीक है, इसको भी हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही कहते हैं। इसमें भी शॉर्टकट का वही रूल होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाली आइटम अर्थमेटिक मीन होगी। लेकिन सर यहां तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 हैं, तो फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 जो हैं उनके सामने जो 2 आइटम हैं उन दोनों की मिड वैल्यू, तो वो 30 और 40 हैं, इसकी मिड वैल्यू 35 आएगी। तो हमें पहले से पता है सर इसका अर्थमेटिक मीन का आंसर 35 आएगा। आई होप शॉर्टकट समझ में आ रहा है आपके? Yes, sir. Yes, sir. यस यस। वाह 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 वाह, ऐसे मजा आना चाहिए बस। शाबाश शाबाश। Yes, sir. तो बेटा अर्थमेटिक मीन शॉर्टकट से हमने किस तरह से कैलकुलेट करा, और अगर ये शॉर्टकट नहीं पता तो फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं सर, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर अर्थमेटिक मीन समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो ऐसा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें 2 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो उसमें भी ये शॉर्टकट लग सकता है। ये बात है डिस्क्रीट सीरीज की। आइए ग्रुप फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। जी, तो फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन फिर से ले लेते हैं सर। 2 3 5 5 3 2। चलो अब मास्क तो लगाऊंगा नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग वैसे ही हमारी हो रही है। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास का ये फायदा है, छींक आए तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है। चलिए बेटा, कॉन्टिन्यूस सीरीज ग्रुप फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। सो अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी में फिर से देखिए, ये जो फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ रही है वैसे ही घट रही है, बीच में 2 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज हैं। इस सिचुएशन को भी, इस केस को भी हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो यहां पर भी वही शॉर्टकट लगना चाहिए जैसे पहले लगता था। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो क्लास है उसकी मिड वैल्यू। सर अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 1 नहीं है 2 है, और इसके सामने जो क्लासेस हैं वो कौन कौन सी हैं? 20 से 30, 30 से 40। तो अब शॉर्टकट कहता है 2 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो 2 क्लासेस हैं उन 2 क्लासेस में जो कॉमन लिमिट आ रही है, लिमिट वर्ड यूज कर रहा हूं, क्लास लिमिट, कॉमन क्लास लिमिट। कॉमन क्लास लिमिट दोनों में कौन सी है बेटा? 30. 30। शाबाश। ऊपर वाली क्लास 20 से 30, नीचे वाली 30 से 40, 30 दोनों में कॉमन है। तो रूल सेज अर्थमेटिक मीन इसका 30 आएगा। देखा शॉर्टकट से हमें कितना फायदा हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैं एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट। और सुनिए, ये जो क्वेश्चन रख रहा हूं ना ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है। अब ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ये अब इन क्वेश्चन से बिल्कुल हट करे, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिया एग्जाम में, क्लास इंटरवल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, फ्रीक्वेंसी लेट अस से एक थी 5, एक थी लेट अस से 7, चलो एक थी 10, एक थी पी, एक थी क्यू। ये पी क्यू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है।
अब सर सुनिएगा। एग्जाम से पहले कोर्स क्वेश्चन खत्म हो जाएगा क्या हमारा? क्या बेटा? एग्जाम से पहले कोर्स खत्म हो जाएगा क्या? बेटा पूरी कोशिश हम करते हैं, कुछ डिस्टरबेंस रही, बट डिस्पाइट दैट आई डू माई बेस्ट, द टीम ब्राइट विजन विल डू इट्स बेस्ट। हम अपनी तरफ से पूरा दम लगाएंगे, कोशिश करेंगे जितना हो सकता है हम सिलेबस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज है। सर मैंने 15 से स्टार्ट किया अपना। क्या 15 से स्टडी करना स्टार्ट किया? हाँ सर। अब यार ये तो तुम्हारी गलती है ना है ना। अब तुम लेट स्टार्ट करोगे और फिर ये सोचोगे कि सब कुछ हो जाए, है ना? चलो अब जितना होता है कवर करते हैं बेटा, ठीक है? यस सर। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज दिस, क्लास इंटरवल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन 5, 7, 10 पी क्यू। पी क्यू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है और इनका टोटल भी सपोज दे देते हैं, लेट्स से 34। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनिएगा। तो पिछले जो क्वेश्चन होते हैं यहां पर, इसमें फ्रीक्वेंसी का टोटल गिवन नहीं था, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां फ्रीक्वेंसी का टोटल गिवन है। एग्जाम में क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन में यह कहा गया कि इसका अर्थमेटिक मीन 50 है और इसकी सारी फ्रीक्वेंसीज का सम 34 है। तो बताओ पी की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है? अब 99% बच्चों ने, ज्यादातर बच्चों ने इस क्वेश्चन को फॉर्मली, जैसे हम सॉल्व करते हैं ना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही सॉल्व किया। बड़ा अच्छा सा लंबा सोल्यूशन निकाला और पी क्यू का सही आंसर निकाल दिया। 7 मिनट लगे, किसी को 8 मिनट लगे कि सर क्वेश्चन था तो आसान बट लेंथी था, और हमने सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। लेकिन अब देखिए, विद इन 10 सेकेंड्स इस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हैं, विद इन 10 सेकेंड्स। गौर से देखिए मैं क्या दिखा रहा हूं मैं अब आपको। एक बच्चे ने इस क्वेश्चन को देखा, उसने कहा भाई पहली बात तो क्लास इंटरवल ये इक्वल साइज है। अगर शॉर्टकट लगता है तो उसकी एक कंडीशन होती है कि क्लास इंटरवल में सबका साइज सेम होना चाहिए, तो साइज तो सेम है। फिर शॉर्टकट लगने की दूसरी कंडीशन ये होती है कि फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होना चाहिए। तो नॉर्मल का मतलब ये 5, ये 7, ये 10, तो फिर ये 7, ये 5 होना चाहिए। तो अब उसने देखा अगर मैं इसको 7 और 5 रख दूं तो सम 34 आ रहा है, नहीं आ रहा? तो 5 और 7 12 और 10 22, 22 में फिर से 12 ऐड करा, अरे हाँ 34 तो आ रहा है। वाह वंडरफुल। तो सर पी की वैल्यू 7, क्यू की वैल्यू 5। उसने फटाफट आंसर निकाल दिया, सर पी की 7, क्यू की 5। देखा बेटा ये शॉर्टकट किस तरह से हेल्प करता है? बात समझ में आ रही है सबको? तो यहां नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अर्थमेटिक मीन हाईएस्ट वैल्यू के सामने जो क्लास है उसकी मिड वैल्यू आनी चाहिए। तो उसने देखा हाईएस्ट वैल्यू 10 है तो इसकी मिड वैल्यू 50 है, तो अर्थमेटिक मीन भी 50 ही आ रहा है। तो उसने कैच कर लिया, इसका मतलब ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये वैल्यू 7 और ये वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो और वेरीफाई भी हो गया, अगर वो ये 7 और 5 रखता है तो इन सब का सम 34 आ रहा है। हाँ सर आ रहा है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आए क्वेश्चन किस तरह से हम करते हैं। यस सर। शाबाश शाबाश। आगे बढ़े बेटा अर्थमेटिक मीन में। यस सर। चलो बेटा, अब बात करते हैं सर कंबाइंड अर्थमेटिक मीन की। किसकी बात करते हैं सर? कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। तो सर कंबाइंड अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं, इसका क्या मतलब है? एक बात तो ये बता दूं कि देखिए ज्यादातर आपके पिछले लास्ट 10 इयर्स में जो एग्जाम हुए उसमें कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन आया ही आया है, ज्यादातर आया। एक फैक्ट्री में टोटल n नंबर ऑफ वर्कर्स में से n1 स्किल्ड है, n2 अनस्किल्ड है। n1 स्किल्ड, n2 अनस्किल्ड, ठीक है सर। ये थे सपोज, चलो आसान सी वैल्यू ले लेते हैं, ये 100। n1 जो स्किल्ड वर्कर हैं उनकी एवरेज सैलरी लेट अस से कितनी ले लूं मैं भाई,
80,000 रुपया, ये स्किल्ड है। N2 जो अनस्किल्ड है उनकी एवरेज सैलरी सपोज 40,000 रुपया, ये 40,000 आ गया। ठीक है, चलो अभी मैं शॉर्टकट बताने से पहले सीधा सीधा बोलता हूं मैं। सपोज N1 स्किल्ड जो वर्कर्स हैं वो 20 हैं, N2 जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं वो 80 हैं, टोटल 100 हो गए। एग्जाम में क्वेश्चन आया इन सारे स्किल्ड अनस्किल्ड की मिलाकर एज अ होल कंबाइंड एवरेज सैलरी कितनी है? तो सर कंबाइंड एवरेज सैलरी को मैं एक्स बार से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो कंबाइंड एवरेज सैलरी एक्स बार कैसे निकालेंगे सर? N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार अपॉन N1 प्लस N2। ये कंबाइंड एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, जरा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। एक्स बार कंबाइंड एवरेज सैलरी, तो 20 स्किल्ड वर्कर्स N1 20 और X1 बार इसकी सैलरी एवरेज 80,000, 80,000 के जीरो बाद में लगा दूंगा। ठीक है सर, प्लस फिर N2 अनस्किल्ड कितने सर? 80, और इसमें X2 बार इनकी एवरेज सैलरी 40,000, 80 इंटू 40,000, 1000 के जीरो बाद में लगा दूंगा। और N1 प्लस N2 20 प्लस 80 इनको मिलाकर बनता है सर 100। अरे भाई 1000 का ब्रैकेट यहां लगा देता हूं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। 1000 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब कंबाइन एवरेज सैलरी कितनी आई? 80 को 20 से मल्टीप्लाई किया सर 1600, 80 को 40 से मल्टीप्लाई किया सर 8 चौक 3200, और बाहर 1000 हमने कॉमन ले रखा है ऑलरेडी। तो अब हम ये 100 से ये 20 कैंसिल कर दिया, 16 और 32, ये कितना बन गया सर? 4800, और बाहर से एक जीरो यहां आ गया, कितना बन गया सर? ये 48,000। कंबाइंड एवरेज सैलरी सब की मिलाकर एज अ होल टोटल कितनी है सर? 48,000। यानी 100 के 100 वर्कर्स की एवरेज सैलरी अगर हम देखें तो वो 48,000 आती है। समझ में आया ये? यस सर। यस यस। अब जरा मैं इस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रहा हूं। अक्सर क्वेश्चन इस फॉर्म में एग्जाम में नहीं पूछा गया है। जो ट्विस्ट में डाल रहा हूं अक्सर क्वेश्चन उस फॉर्म में पूछा गया। जरा उस ट्विस्ट को समझो। एक काम करते हैं, अगले पेज पर आ जाते हैं। क्वेश्चन सेज एक फैक्ट्री के अंदर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं? 100। इसमें से कुछ स्किल्ड N1, कुछ अनस्किल्ड N2। अब कितने कितने हमें नहीं पता। क्वेश्चन फिर साथ में यह कहता है कि सर ये जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, अरे मैं इस क्वेश्चन को और इंटरेस्टिंग बनाता हूं। लीजिए मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं सर जी आपकी फैक्ट्री में 100 वर्कर हैं, ये भी गिवन नहीं है। कुछ वर्कर्स हैं, N नंबर वर्कर्स कितने मुझे नहीं पता। उसमें से N1 क्या है सर? स्किल्ड, और N2 क्या है? अनस्किल्ड। दैट्स इट। N1 जो स्किल्ड वर्कर्स हैं इनकी एवरेज सैलरी है 80,000। N2 जो स्किल्ड वर्क अनस्किल्ड वर्कर्स हैं इनकी एवरेज सैलरी है 40,000। और स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों सारे के सारे वर्कर्स को मिलाकर कंबाइंड एवरेज सैलरी एक्स बार वो आती है सर 48,000। अब फैक्ट्री में कितने लोग हैं मुझे नहीं पता, 10 हैं, 20, 100, 50, 1000, कितने भी हो सकते हैं। स्किल्ड अनस्किल्ड कितने कितने मुझे नहीं पता। सारे के सारे स्किल्ड अनस्किल्ड की मिलाकर एवरेज सैलरी 48,000 है। सिर्फ स्किल्ड की X1 बार 80,000, अनस्किल्ड की एवरेज सैलरी X2 बार 40,000। समझ में आ रहा है बच्चों? अब क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन यह है फैक्ट्री में कितनी परसेंटेज स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स की है? स्किल्ड वर्कर कितने परसेंट है, अनस्किल्ड वर्कर कितने परसेंट है? अब सबसे पहले जब ये क्वेश्चन स्ट्राइक करता है सामने, देखो इस पैटर्न पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं। हो सकता है इस एग्जाम में आ जाए, फिर ये मत बोलना सर बताया नहीं था। हां, पेपर जो सेट करते हैं ना उनसे मेरी सेटिंग है, तो मैं पहले से आपको बता रहा हूं मैं। तो अब इस क्वेश्चन को देखकर बच्चा ये कहता है कि सर ना तो इसमें N1 पता है, ना इसमें N2 पता है, ना इसमें N पता है, ऊपर से हमें पूछ ली दो चीजें,
N1 स्किल्ड की परसेंटेज बताओ, N2 स्किल्ड की परसेंटेज बताओ, कैसे बता देंगे हम? एक ही तो इक्वेशन बनेगी सर। कौन सी इक्वेशन? अरे भाई यही तो बताई थी मैंने आपकी, एक्स बार इज इक्वल टू N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार अपॉन N1 प्लस N2। तो सर अब इसी एक इक्वेशन में हमें N1 भी नहीं पता, N2 भी नहीं पता, सो हाउ कम वी कैन कैलकुलेट N1 N2 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सेपरेटली? कैसे हम कर सकते हैं अब इसको? तो आप ध्यान से सुनना इस बात को। सर निकल जाएगी। शाबाश, अरे वाह, अरे वाह, यस सर। वेरी गुड। अभी अगर मैं आपसे सवाल करूं कुछ, चलो लेट अस कम टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा स्किल्ड वर्कर्स की परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, तो अब आप छूटते ही बोलेंगे सर स्किल्ड N1 अपॉन टोटल N इनटू 100। तो ये स्किल्ड की परसेंटेज आ जाएगी। इनटू 100 मैंडेटरी नहीं होता, इनफैक्ट इनटू 100 ना भी लगाएं तो भी समझ में आता है। भाई कोई चीज 0.5 है, 0.5 का मतलब क्या है? बेसिकली 50%। तो इंटू 100 कर देता हूं तो ये 50 बन जाता है। इंटू 100 नहीं करता तो 0.5 होता है। 0.5 का मतलब 50% हमें समझ में आता है। तो 100 लगाना तो ये मैंडेटरी नहीं है, इसको छोड़ दो। तो परसेंटेज स्किल्ड की N1 अपॉन N, अनस्किल्ड की परसेंटेज क्या आएगी सर? N2 अपॉन N। हाँ सर ऐसी आएगी। तो अब देखिए सबसे पहले N1 प्लस N2, ये इनका सम N ही तो है। तो सबसे पहले तो मैं इस फॉर्मूले के अंदर N1 प्लस N2 इन दोनों का सम N लिख देता हूं यहां पर। ठीक है सर, लिख दिया। अब क्या करना है सर? अब देखिए ध्यान से, यहां पर कुछ क्लैरिटी है। मैं एक आपसे एक सवाल करता हूं। अगर मैं कहूं स्किल्ड वर्कर्स 40% है, तो बेटा अनस्किल्ड कितने हो गए? 60%। 60%। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक जानते हो तो दूसरा भी जानते हो। ध्यान से सुन रहे हो ना मेरी बात? आपको स्किल्ड वर्कर्स की परसेंटेज पता है तो अनस्किल्ड ऑटोमेटिकली आप कैलकुलेट कर सकते हो सर। इसको मैं इस दूसरी तरह से ऐसे बताता हूं। देखो ये स्किल्ड वर्कर्स की परसेंटेज है, अनस्किल्ड की कितनी होगी? 1 माइनस N1 अपॉन N। अरे यही तो होगी बेटा। यस 1 का मतलब 100% और N1 अपॉन N स्किल्ड। 100% में से माइनस कर दो स्किल्ड, तो किसकी परसेंटेज आ जाएगी सर? अनस्किल्ड की आ जाएगी। तो अब गौर से देखिए, मैं इस फॉर्मूले को चेंज कर रहा हूं। एक्स बार इसको अलग अलग कर रहा हूं मैं। पहले यहां कर लेता हूं N1 अपॉन N X1 बार, N2 अपॉन N X2 बार। ये मैंने N अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लिया नीचे। अब आप देखिए N1 अपॉन N क्या है? स्किल्ड की परसेंटेज। स्किल्ड की परसेंटेज सर X1 बार, और N2 अपॉन N किसकी परसेंटेज है? अनस्किल्ड की। और ये अनस्किल्ड की परसेंटेज मैं ऐसे लिख सकता हूं सर, N2 अपॉन N, इसको 1 माइनस N1 अपॉन N लिख सकता हूं। 1 माइनस N1 अपॉन N X2 बार। और N1 अपॉन N में बहुत दिमाग नहीं लगाना, आप इसको एक वेरिएबल मानो। एक्चुअली ये क्या है? स्किल्ड की परसेंटेज, बस। तो अब आप ये देखिए फॉर्मूले में X बार N1 अपॉन N X1 बार प्लस यहां मल्टीप्लाई करता हूं X2 बार इंटू 1 X2 बार माइनस N1 अपॉन N X2 बार। अब इसमें से N1 अपॉन N भाई कॉमन ले लेते हैं हम। तो पहले तो X बार यहां आया, फिर यहां माइनस आ गया X2 बार। अब इधर N1 अपॉन N मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? यहां X1 बार माइनस X2 बार। कुछ गलती तो नहीं करती मैंने? ठीक है, X1 बार माइनस X2 बार, और यहां कॉमन ले लिया सर मैंने N1 अपॉन N। और ये N1 अपॉन N इसी को हम कह रहे हैं सर स्किल्ड की परसेंटेज। अब कुछ नहीं करना सर, वैल्यू रख दो बेटा। X बार कंबाइंड एवरेज सैलरी है 48,000 माइनस X2 बार अनस्किल्ड की 40,000 इज इक्वल टू X1 बार स्किल्ड की 80,000 80,000 माइनस X2 बार अनस्किल्ड की 40,000 और N1 अपॉन N एज इट इज। तो 48 माइनस 40 सर 8,000 और ये इज इक्वल टू, और 80 में से 40 माइनस करेंगे 40,000। 40,000 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, नीचे ले आते हैं इसे 40,000। यहां बना N1 अपॉन N। ये सब 0 से 0 कैंसिल, 8 पंजे 40, 1/5 आंसर आया। अब 1/5 को डेसिमल में निकालते हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहा है 0.2।
0.2 का मतलब क्या है परसेंटेज में? 20%. 20%। शाबाश। 20%. तो n1 अपॉन n की वैल्यू 0.2 आई, इसका मतलब सर स्किल्ड वर्कर्स 20% हैं, और स्किल्ड 20% है तो अनस्किल्ड कितने हो गए? अनस्किल 80%। अनस्किल्ड 80%। तो इसमें आप इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं सोचना कि सर ना तो स्किल्ड गिवन है, ना अनस्किल्ड गिवन है, ना टोटल गिवन है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर घुमा फिरा कर हर बार एग्जाम में मोरलेस पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम सर ये के। डायरेक्ट उससे फॉर्मूले से भी तो हो जाता, वैल्यू पुट करके। कौन से वाले बेटे? ये वाले? ये सर वैल्यू पुट करके हो जाता। हाँ तो मेरे बच्चे, मैंने इसी फॉर्मूले को तो यूज किया है, ये वैल्यू ही तो पुट करी है, एक्स बार x2 बार, थोड़ा सा समझाया मैंने जरा सा सिंप्लीफाई करके, ताकि बच्चों को एकदम घबराहट ना हो। मैं एकदम से इधर उधर कर दूंगा तो कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं थोड़ा जल्दी समझ लेंगे, कुछ बच्चों को एकदम लगेगा कि ये सर क्या कर दिया। ठीक है बेटा? ओके, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। तो अब कंबाइन अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने पढ़ लिया, और यहां दो ग्रुप की बात करी मैंने। अगर ग्रुप 2 से ज्यादा हुए तो सेम फॉर्मूला एक्सटेंड कर देंगे। सपोज 3 ग्रुप है, n1x1 बार प्लस n2x2 बार प्लस n3x3 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन। सो दिस इज अबाउट कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। अब बात करते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन पर। चलो सर वेटेड अर्थमेटिक मीन पर आते हैं जल्दी से। वेटेड अर्थमेटिक मीन, ये सर कंबाइंड अर्थमेटिक मीन होता है, और ये वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या चीज है सर, इसको समझते हैं। देखिए एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है, 4 सब्जेक्ट हैं कॉमर्स के अंदर, एक अकाउंट्स, एक इको, एक मैथ्स, एक इंग्लिश, सपोज 4 सब्जेक्ट। अब ये 4 सब्जेक्ट में स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी ने जो मार्क्स सिक्योर करे वो सर क्या है सर? 90, 80, 70, 60, 90, 80, 70, 60। अच्छा अब इनका टोटल कर लेते हैं भाई, कितना बनता है? 6 और 7 13, 13 और 8 21 और 9 30, 300 हो गया। ठीक है सर। तो स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी, इन दोनों ने 4 सब्जेक्ट्स में ये मार्क्स सिक्योर करे, और इनके टोटल मार्क का सम 300 ही आ रहा है सर, दोनों तरफ 300 आ रहा है। ये दोनों स्टूडेंट्स सीएमए में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सीएमए इंस्टीट्यूट ने एडमिशन का क्राइटेरिया निकाल रखा है प्रोस्पेक्टस में कि भाई ये 4 सब्जेक्ट में जिसकी परसेंटेज यानी जिसका अर्थमेटिक मीन मार्क्स का 75 या उससे ज्यादा बनता है उसको एडमिशन मिल जाएगा। जिसका भी ये परसेंटेज 75 या उससे ज्यादा होता है तो उसको एडमिशन मिल जाएगा। दिस इज द एडमिशन क्राइटेरिया that CMA Institute has mentioned in the prospectus. Keeping this in mind, 2 students A and B apply in CMA Institute as they both have got 75%. तो सर स्टूडेंट ए का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे भाई? इसके अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए इसके सारे मार्क्स के सम को 4 सब्जेक्ट हैं 4 से डिवाइड कर दूंगा सर। तो ए हो या बी हो, सम तो सर 300 ही आ रहा है ना, और 4 सब्जेक्ट हैं, आंसर आया 75। तो मैं बात ए की करूं या मैं बात बी की करूं, तो भाई बात तो सेम ही है, आंसर फॉर्मूला सेम ही लगेगा, और अल्टीमेटली 75 दोनों का आंसर सेम आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई भाई? Yes, sir. यस तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से ए और बी दोनों को एडमिशन मिल जाएगा। चलिए साल बीत गया, अगले साल सीएमए इंस्टीट्यूट ने क्राइटेरिया चेंज कर दिया। उसने कहा भाई अब जब आप फॉर्म में अपनी परसेंटेज लिखेंगे तो सिंपल परसेंटेज नहीं लिखेंगे, बल्कि आप अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे वेटेड फॉर्मूले से, यानी वेटेड मेथड से। तो इंस्टीट्यूट ने कहा अब आपको मार्क्स का अर्थमेटिक मीन नहीं, वेटेड अर्थमेटिक मीन फॉर्म में फिल करना है। जिसका वेटेड अर्थमेटिक मीन 75 या उससे ऊपर होगा उसे एडमिशन मिलेगा। तो इंस्टीट्यूट ये कह रहा है हम कुछ सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज देते हैं, कुछ को कम वेटेज देते हैं। क्या? इंस्टीट्यूट ने अगले साल वेटेज डिफाइन कर दिया सर, W फॉर वेट। तो मैं W इधर लिख लेता हूं, मैं लेट्स राइट इट हियर। सो W वेट, इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से कुछ नंबर एब्स्ट्रैक्ट कोई भी नंबर हो सकता है,
सपोज वो 10 के टर्म्स में सोच रहा है, इंस्टीट्यूट कहता है भाई हमारे यहां अकाउंट्स की वेटेज 10 है, इको की वेटेज चलो 8 है, मैथ्स की वेटेज 6 है, इंग्लिश की वेटेज 4 है ना, क्योंकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में भी बहुत सारा आपको अकाउंट्स पढ़ना पड़ता है। तो इंस्टीट्यूट कहता है हम चाहते हैं जो स्टूडेंट हमारे पास है वो थोड़ा अकाउंट्स की फाउंडेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए, अकाउंट्स में मार्क्स ज्यादा अच्छे होने चाहिए, अकाउंट को सबसे ज्यादा वेटेज दी, फिर इको को वेटेज दी कि भी ठीक है थोड़ा सा इकोनॉमिक्स और इससे रिलेटेड बिजनेस एनवायरनमेंट, इस तरह के ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड सो ऑन, ये कुछ कंटेंट होते हैं ग्रुप 1 में ग्रुप 2 में, सो फिर इको को वेटेज दे दी, उसके बाद मैथ्स को दे दी, थोड़ा बहुत मैथ्स से भी रिलेटेड होता है, इंग्लिश का तो बहुत हार्डली कुछ रोल है तो इंग्लिश को सबसे कम वेटेज दी है। It doesn't mean that you need not improve your English communication, reading, writing. You certainly do it. Once you reach to the profession, then you realize how important it is for you to be a leader in the corporate. You need to communicate with your clients, with your colleagues. तो वो एक अलग बात है, बट इंस्टीट्यूट ने इंग्लिश को सबसे कम वेटेज दे दी। तो ये वेटेज क्राइटेरिया इंस्टीट्यूट ने प्रोस्पेक्टस में लिख दिया और साथ के साथ कह दिया जिसका वेटेड अर्थमेटिक मीन मार्क्स का 75 या उससे ज्यादा होता है वो फॉर्म में अप्लाई करते हैं। तो सर अब वेटेड अर्थमेटिक मीन इन बच्चों को कैलकुलेट करना है, ये वही 2 स्टूडेंट ए और बी सपोज दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं सेकेंड अगेन, तो फिर अब वेटेड अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो रूल ये कहता है सर वेटेड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए वेट्स को आप फ्रीक्वेंसी का इक्विवेलेंट मानोगे, यानी आप वेट्स को फ्रीक्वेंसी की तरह से ट्रीट करोगे। तो जैसे होता था एक्स एंड एफ, तो आप अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए कॉलम एफ एक्स मल्टीप्लाई करते थे एफ इंटू एक्स, ये इधर नजर नहीं आ रहा मैं इधर लिख लेता हूं, एफ इंटू एक्स मल्टीप्लाई करते थे ना, तो एफ फ्रीक्वेंसी होती थी, यहां वेट्स को फ्रीक्वेंसी की तरह से माना जाएगा। ये एक्स ए मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट, एक्स बी मार्क्स ऑफ बी स्टूडेंट। तो सर ये एक्स और ये एफ, डब्ल्यू को मैं एफ यानी फ्रीक्वेंसी जैसा मान रहा हूं। तो अब वेटेड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है स्टूडेंट ए के लिए, हाउ डू आई डू दैट? कुछ भी नहीं करना भाई, एक्स ए को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करो, 90 इंटू 10 900, 80 इंटू 8 640, 70 इंटू 6 420, 60 इंटू 4 240, फिर इन सबका सम कर देते हैं 0, 4 2 6, 4 10 0, 1 1 और 9 10, 6 16, 4 20, 2 22, ये आ गया सर। इसी तरह कैलकुलेट करते हैं। हाँ हेलो, ठीक है, तो इसी तरह कैलकुलेट करेंगे सर ये वैल्यूज बी के लिए भी। तो अब बी का भी वेटेड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, 60 इंटू 10 600, 70 इंटू 8 560, 80 इंटू 6 480, 90 इंटू 4 360। अब इन सब का सम कर लो सर, 6 और 8 14, 14 और 6 20, 0 2, 6 8, 5 13, 4 17, 3 20, 2000। तो अब वेटेड अर्थमेटिक मीन ए के केस में क्या आएगा सर? समेशन डब्ल्यू एक्स ए, डब्ल्यू यानी फ्रीक्वेंसी अपॉन समेशन डब्ल्यू। तो डब्ल्यू को फ्रीक्वेंसी माना है तो फ्रीक्वेंसी के सम से यानी डब्ल्यू के सम से डिवाइड करेंगे। तो सर लेट्स हैव सम स्पेस हियर। तो भाई अब हम ये वैल्यू रखेंगे यहां पर ए के लिए, ए के लिए ये वैल्यू आई है 2200 और सर वेट्स का सम कितना आया है 10 और 8 18, 18 और 6 24, 4 28, फिर से देख लो भाई 10 और 8 18, 18 6 24 4 28, 28 आ रही है। ठीक है सर 28 आ रही है। तो अब 2200 को जरा 28 से डिवाइड करते हैं जल्दी से। लेट मी हैव द कैलकुलेटर ऑन द स्क्रीन। कितना आता है बेटा? यस 78.57। 2200 को डिवाइड किया मैंने 28 से, आंसर इज 78.57। वेरी गुड, 78.57। भाई इंस्टीट्यूट का क्राइटेरिया था जिसके 75 या उससे ऊपर आए, तो इसका मतलब ए को तो एडमिशन मिल गया, ए गेट्स द एडमिशन, उसका वेटेड अर्थमेटिक मीन 75 से ऊपर है। अब बात करते हैं सर बी की। बी के लिए ये क्या आता है सर आंसर? समेशन डब्ल्यू एक्स बी अपॉन समेशन डब्ल्यू। सो वैल्यू ओवर हियर इज 2000 अपॉन वेट्स का सम कितना आया था हमारा 28,
अब जरा डिवाइड करें भाई, 71.41.40 डिवाइड किया 28 से, 71.42 यस 71.4। तो अब इंस्टीट्यूट का क्राइटेरिया तो 75% है, तो भाई इसको एडमिशन नहीं मिलने वाला, ये एडमिशन नहीं पाएगा। इसका वेटेड अर्थमेटिक मीन 75 से नीचे आ रहा है। तो बेटा जानबूझकर मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल लिए। आप देख रहे हैं भले ही दोनों के मार्क्स का सम, टोटल सम सेम है, लेकिन वेटेड अर्थमेटिक मीन दोनों का अलग अलग है। सिंपल अर्थमेटिक मीन वो दोनों का 75-75 था, सेम था, बट वेटेड अर्थमेटिक मीन ए का ज्यादा है, बी का कम है। सवाल उठता है क्यों, ऐसा क्यों है? जवाब पता है बेटा? यस सर, इंस्टीट्यूट ने वेटेज ज्यादा दिए अकाउंट्स को इसलिए। यस सर। हाँ तो हाँ, तो अब इसी जवाब को एक्सटेंड करता हूं। देखो, इंस्टीट्यूट के हिसाब से अकाउंट्स इको ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ए, स्टूडेंट ए उनमें ज्यादा मार्क्स लाया है। इंस्टीट्यूट के हिसाब से जिनको वेटेज कम मिली है, तो ए के अगर उसमें कम है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ही खुद कम वेटेज दे रहा है। अब जरा बी स्टूडेंट को देखिए, इंस्टीट्यूट के हिसाब से जिन सब्जेक्ट अकाउंट इको में ज्यादा वेटेज है, बी उसी में कम लाया है। इंस्टीट्यूट जिन सब्जेक्ट को कम वेटेज दे रहा है, इंग्लिश मैथ्स, बी कह रहा है मैं उसी में तो ज्यादा ला रहा हूं। तो ये इंस्टीट्यूट की फिलॉसफी के अगेंस्ट है, इसलिए बी का वेटेड अर्थमेटिक मीन कम आया है, ए का वेटेड अर्थमेटिक मीन ज्यादा है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यस सर। चलो शाबाश। सो दिस वाज ऑल अबाउट अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, शॉर्टकट, रेगुलर, सारे फॉर्मूले हमने सब कर लिया। आइए बात करते हैं बेटा अगले सेंट्रल टेंडेंसी की, मीडियन। जी बात करते हैं सर अब मीडियन की। मीडियन भी एक सेंट्रल टेंडेंसी है, पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है। इससे भी हम किसी पॉपुलेशन की वैल्यू को दर्शाते हैं। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, तो आइए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले मीडियन इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बात समझते हैं, और मीडियन अर्थमेटिक मीन से डिफरेंट कैसे है ये समझते हैं। तो सर एक अर्थमेटिक मीन, सॉरी इंडिविजुअल सीरीज ले लेता हूं मैं। एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स 58, 58, 62, 63, 63, 65, 69, 71, 75, 76, कितने हुए भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो 11 स्टूडेंट्स, इन 11 स्टूडेंट्स के मार्क्स को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब मुझे मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन क्या है? पॉपुलेशन की मिडिल मोस्ट वैल्यू। मीडियन इज मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन व्हेन द पॉपुलेशन इज प्रेजेंटेड इन असेंडिंग डिसेंडिंग सीरीज। जब हम पॉपुलेशन को असेंडिंग या डिसेंडिंग सीरीज में लगा देते हैं, तो मीडियन उस पॉपुलेशन की जो मिड में वैल्यू है, मिडिल मोस्ट है, मिड पोजीशन में आती है, उसको कहते हैं। इसलिए ऐसे भी बोला जाता है, मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज। मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोजिशनल एवरेज? अर्थमेटिक मीन नो, मोड नो, मीडियन यस। पोजिशनल एवरेज है। तो कैसे कैलकुलेट करें सर इंडिविजुअल सीरीज में? रूल कहता है इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आइटम्स n, इनकी काउंटिंग ऑड है या इवन है। आइटम्स की काउंटिंग अगर ऑड है तो फिर आप मीडियन कैलकुलेट करने के लिए n+1 डिवाइड बाय 2th आइटम को सिलेक्ट करेंगे। क्या मतलब हुआ सर? यहां पर 11 आइटम है, ऑड है सर? हां सर ऑड है, तो n की वैल्यू 11 रखिए। 11 + 1 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6th आइटम सीरीज में। चाहे मैं ऊपर से या नीचे से काउंट करूं सेम ही आएगी। 65, 1 2 3 4 5 6 ये सर आ रही है। ऊपर से भी देखिए 1 2 3 4 5 6। तो 6th आइटम इज 65। दिस इज द मिडिल मोस्ट आइटम, दिस इज मीडियन। ये मीडियन है सर। ये हमने बात करी है उस सिचुएशन की जब आइटम्स की काउंटिंग ऑड है। अगर आइटम्स की काउंटिंग इवन हो जाती है, सपोज 10/2, मैं कहता हूं सर एक काम करते हैं सर, यहां पर एक वैल्यू और बढ़ा लेते हैं 76।
अब ये आइटम 11 नहीं है, अब ये 12 है। अब अगर ये आइटम 12 है तो अब ये 65 बीच में नहीं है, इसके ऊपर कितनी आइटम है, 1 2 3 4 5 और इसके नीचे 6। तो अब ये मिडिल मोस्ट तो नहीं है, तो फिर ये मिडिल नहीं होनी चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे सर? रूल सेज अगर नंबर ऑफ आइटम्स इवन है तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए अब आप ये फॉर्मूला लगाओगे n/2th, और इसका जो आंसर आया इसमें +1, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2। क्या मतलब है? n की वैल्यू टोटल 12 है, 12 यहां पर आइटम है, n की वैल्यू 12 यहां रखता हूं, 12/2 आया 6 आइटम ले लिए सर, 6 + 1 7th ले लिए सर। इन दोनों के सम को 2 से डिवाइड करना है। तो आप ऊपर या नीचे कहीं से भी काउंट करता हूं, ये आएगी 6ठी, ये आएगी 7वीं, ऐसे जाइए 1 2 3 4 5 6 7, 6ठी 7वीं। तो एक 65, एक 69, एक 65, एक 69, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करूंगा, 5 9 14 4 1 6 6 12 13 134, 2 से डिवाइड करूंगा, आंसर है 67। तो सर 67 मीडियन है। तो आपने देखा हमने ये मीडियन के फॉर्मूले किस तरह से अप्लाई करे, कौन कौन सी सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में, कौन से केसेस में नंबर ऑफ आइटम्स ऑड हो तो कैसे, इवन हो तो कैसे। आई होप आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। अब मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? डिस्क्रीट सीरीज में। तो डिस्क्रीट सीरीज में यहां लिख रहा हूं x और f, आइटम 10 20 30 40 50 2 3, चलो भाई 3 ही रहने दो यार, 3 4 5 2, तो कितनी आइटम हो गई? 3 4 7 7 5 12 13 14 14 और 3 17। जानबूझ के मैंने यहां नंबर ऑफ आइटम्स की काउंटिंग ऑड रखी है। तो सर फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आइटम 17 आती हैं। अब रूल ये कहता है डिस्क्रीट सीरीज में भी यही फॉर्मूले यूज होंगे, कोई चेंज नहीं है फॉर्मूले में, यही सेम फॉर्मूले, यही 2 कंडीशंस। नंबर ऑफ आइटम्स चेक करनी है ऑड है या इवन है। सर नंबर ऑफ आइटम्स फ्रीक्वेंसी का सम होता है, फ्रीक्वेंसी का सम करा, आंसर आया 17। 17 टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं, वो ऑड है। ऑड के केस में अब आंसर क्या आएगा? 17 + 1 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, 18 डिवाइड बाय 2, 9th आइटम। 9। तो अब 9th आइटम कहां लोकेट करूं सर? इसके लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बताती है ये? गौर से देखो यहां। अरे भाई नहीं पता तो भी इधर देखो बेटा, 10 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। यहां तक कितनी आइटम हो गई? 3। 20 कितनी बार आ रहा है? 4 बार। यहां तक आइटम कितनी हुई? पहले 3 थी, अब 4, 7 हो गई। 7। तो मैंने क्या किया, ये 3 में 4 ऐड कर दिया तो 7, फिर 7 में 5 ऐड करूंगा तो यहां तक 12 आइटम हो गए। 12। 12 में 2 ऐड करूंगा तो 14, 14 में 3 ऐड करूंगा तो 17। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। मैं पहले बता चुका हूं स्टैट्स के इंट्रोडक्शन के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। एक लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस पर ओजीव हमने कर्व करा था। तो Yes, sir. अब अगर मैं आपसे सवाल करूं सर 30 और उससे कम कितनी आइटम है, तो 30 और उससे कम 12 आइटम है। देख रहे हैं आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे पढ़ते हैं? Yes, sir. 40 और उससे कम कितनी आइटम है सर? 14। 20 और उससे कम कितनी आइटम है सर? 7। 7. ठीक है सर। तो अब टोटल नंबर ऑफ आइटम यहां 17 है, ऑड है, 17 + 1 18, 18 को 2 से डिवाइड करा, 9th आइटम मीडियन है। यहां तक 3 आ गई, यहां तक 7। 8वीं आइटम कहां आएगी? यहां पर। 9वीं भी यहीं पर, 10वीं भी यहीं, 11वीं यहीं, 12वीं यहीं, 13वीं नीचे आएगी। तो सर मुझे 9th आइटम चाहिए, 7 के बाद 8वीं यहीं, 9वीं यहीं, 10वीं यहीं, 11वीं यहीं, 12वीं यहीं। तो 9वीं यहीं आएगी। और वो 9वीं आइटम कौन सी आ रही है सर? 30। 9th आइटम इज 30। 30 इज द मीडियन। आ गई बात समझ में किस तरह से हमने मीडियन फाइंड आउट किया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। और अगर इवन नंबर ऑफ आइटम होती है तो भी फिर हम वैसे ही करते हैं जैसे हम पहले कर चुके थे। आई होप समझ में आ गया मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज में। बेटा जल्दी से रिकॉल Yes, करिए। sir. Yes, sir. यस सर। चलो अब कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करते हैं जी। बात करते हैं सर कॉन्टिन्यूस सीरीज की। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर
एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर एक केस ले लेते हैं सर। क्लास इंटरवल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, फ्रीक्वेंसी 4, 5, 8, 5, 4। ठीक है, मीडियन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात तो मीडियन कैलकुलेट करते समय यह बात ध्यान में रखनी है, अब कॉन्टिन्यूस सीरीज में ग्रुप फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ आइटम्स ऑड हो या इवन हो, मीडियन कैलकुलेट करने का एक सेम फॉर्मूला लगेगा जो आपको यहां स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। मीडियन इज इक्वल टू n/2, अरे भाई इससे पहले l, मीडियन इज इक्वल टू l प्लस n/2, थोड़ा स्पेस बनना लूं, मीडियन इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू इंटरवल I या H। अब इस फॉर्मूले में जो मैंने ये सब यूज किया है, ये क्या मतलब है इनका जरा एक एक करके समझते हैं। ME का मतलब मीडियन, मीडियन कैलकुलेट करना है सर इस क्वेश्चन में, एक एक स्टेप समझते हैं। रूल कहता है सबसे पहले आप n/2 कैलकुलेट करिए। n मींस नंबर ऑफ आइटम का सम। तो सर नंबर ऑफ आइटम कितने, फ्रीक्वेंसी का सम करता हूं मैं, 4, 5, 9, 9 और 8, 17, 17 और 5, 22, 22 और 4, 26। आइटम्स ऑड हो या आइटम्स इवन हो, यही सेम फॉर्मूला हमें लगाना है मीडियन कैलकुलेट करने के लिए। सर 26 आइटम आ गए। अब n/2, n इज टोटल नंबर ऑफ आइटम 26, 26/2 का मतलब 13th। तो अब रूल के अकॉर्डिंग 13वीं आइटम हम मान लेंगे अप्रोक्सीमेटली कि वो मिडिल मोस्ट आइटम है और वो मिडिल मोस्ट आइटम मीडियन कहलाएगी। अब सवाल यह है कि वो मिडिल मोस्ट आइटम जो 13वीं आइटम है वो है कहां, लोकेट तो करो उसे। तो फिर से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं सर। यहां तक आइटम 4, 4, 5, 9, 9 और 8, 17, 17, 5, 22, 22, 4, 26। मिडिल मोस्ट आइटम 13th है। 13 कहां आ रहा है सर, यहां पर 30 से 40। 9 के बाद 10वीं आइटम यहां, 11वीं आइटम भी यहां, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं सब यहीं की हैं। 13वीं आइटम भी यहां आएगी। इसके सामने कौन सी क्लास है सर, ये वाली क्लास 13वीं आइटम आएगी। इस क्लास के अंदर दिस इज कॉल्ड एज मीडियन क्लास। इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास, यानी वो क्लास जिसमें मीडियन लाई करता है। तो मीडियन की वैल्यू 30 से 40 के बीच में आनी चाहिए। अब कैसे, देखिए प्रोसीड किया हमने, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। स्टेप नंबर 1 फ्रीक्वेंसी का सम निकालिए, ये है n/2 कैलकुलेट किया। 13th आइटम CF में लोकेट किया, कहां पर आ रहा है, कौन सी क्लास में आ रहा है, दिस क्लास इज मीडियन क्लास। अब इस क्लास के लोअर लिमिट L30 यहां रखिए, प्लस n/2 की वैल्यू कितनी आई थी सर, 13 माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग पहले वाली के सामने 9 तो इससे पहले वाली, इससे पहले वाली के सामने 9 और F मीडियन क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी वो यहां पर कितनी है, 8 और H सर मीडियन क्लास का इंटरवल कितना है सर, 10। सिंप्लीफाई करते हैं, 30 प्लस 13 में से 9 गया 4/8 इंटू 10, 4 से 8 2, 2 से 10 5, वैल्यू कितनी आ गई सर, 35। मीडियन की वैल्यू 35, मीडियन की वैल्यू कितनी आई, 35। हेलो बच्चों, समझ में आ रहा है? यस सर। यस तो सर। किस तरह से हमने इस फॉर्मूले का यूज किया और मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करी, समझ में आ गई? शॉर्टकट बताने जा रहा हूं, अब ध्यान से सुनिए। अगर क्लास का इंटरवल सेम है और फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, तो सर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो क्लास है उसकी जो मिड वैल्यू है वही मीडियन होगी। गौर से देखिए, ये क्लास 30 से 40 के बीच, इसकी मिड वैल्यू 35 आती है, वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके। 35 इज मीडियन, यही मीडियन भी है। और बताना, और फिर से बता रहा हूं, अगर क्लास इंटरवल सब जगह सेम है, यहां 10-10 का इंटरवल है ना? यस सर, गैप ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताया, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़े वैसे ही घटे, 4 5 8 5 4, ठीक है? ओके सर।
तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाली क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू वो मीडियन होगी। वो मीडियन नहीं सर, मीन भी होती है, हमने अभी अभी पढ़ा है, ठीक है। यस सर। यानी आपको पता है कि इसका मीन कैलकुलेट करेंगे तो वो 35 ही आएगा। एनीवे, अगर शॉर्टकट नहीं लगता है तो ये तो फॉर्मूला हमारे पास है ही, ठीक है बेटा। Yes, sir. हेलो हेलो, जल्दी बोलो बेटा। Yes, sir. शाबाश शाबाश। सो मीडियन पोजिशनल एवरेज कहलाता है। मीडियन किस तरह से कैलकुलेट किया हमने डिस्क्रीट सीरीज में, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर मीडियन कैलकुलेट करने के लिए डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज में ऑड और इवन आइटम्स के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स ऑड हो या इवन, फॉर्मूला सेम ही है, दैट इज देयर ऑन द स्क्रीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये था एक दूसरा सेंट्रल टेंडेंसी जिसे हम मीडियन कहते हैं, एक और तीसरा सेंट्रल टेंडेंसी जिसे हम मोड कहते हैं। आइए आगे समझते हैं सर। मोड, मोड का मतलब क्या है सर? मोड इज मोस्ट पॉपुलर आइटम। मोड इज द आइटम ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मोड इज मोस्ट अकरिंग आइटम, आइटम ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मोस्ट अकरिंग आइटम, मोस्ट पॉपुलर आइटम पॉपुलेशन की मोड कहलाती है। यानी सीधे सीधे लफ्जों में पॉपुलेशन में जो आइटम सबसे ज्यादा बार आ रही है वही मोड है। इंडिविजुअल सीरीज मैंने लिखा 58, 59, 62, 62, 73, 73, 73, 73, 75, 75, 76, 79। ये कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब आपको ऑब्जर्वेशन मेथड से कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। ऑब्जर्वेशन मेथड ये कहता है कुछ मत करिए, आप अपनी आंख खोल के रखिए, दिमाग लगा कर रखिए और सिर्फ ये देखिए कौन सी आइटम पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा बार अकर हो रही है। तो यहां पर वो कौन सी आइटम है सर? 73 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 4 बार। बस यही मोड है, कोई फॉर्मूला नहीं। इसी को डिस्क्रीट सीरीज में अगर हम बोलते तो ऐसे बोलते सर 58, 58 एक बार, 59 एक बार, 62 2 बार, 73 4 बार, 75 2 बार, 76 1 time, 79 1 time. So again in discrete series we do not have any formula to calculate mode. What we have to do, we have to just see the value of the frequency. The highest frequency corresponds to the item which is called as mode. Highest frequency उस item के सामने है जिस आइटम को हम मोड कहते हैं, यानी वो आइटम जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है बेटा वही तो मोड कहलाती है। तो यहां पर 73 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 73 मोड है और कोई फॉर्मूला हमें कैलकुलेट नहीं करना। इज दिस क्लियर? शुड आई प्रोसीड अहेड? Yes, sir. चलो बेटा, कॉन्टिन्यूस सीरीज ग्रुप फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं यहां पर। क्लास इंटरवल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, फ्रीक्वेंसी 2, 5, 8, 5, 2। तो सर हमें यहां पर मोड कैलकुलेट करना है। मोड कैलकुलेट करने के लिए इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में तो कोई फॉर्मूला था नहीं, लेकिन कॉन्टिन्यूस सीरीज में ग्रुप फ्रीक्वेंसी में मोड कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। H या I से भी रिप्रेजेंट करते हैं, H से भी। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करनी है बेटा। जो भी फॉर्मूले मैं आपकी स्क्रीन पर लिखता हूं, आप उन फॉर्मूलों को एज इट इज याद रखिए। कई बार आपकी बुक में या किसी और बुक में सिंबल्स का नोटेशन अलग अलग हो सकता है। जैसे क्लास इंटरवल को कई जगह H से रिप्रेजेंट कर रखा होता है, क्लास इंटरवल को कई जगह I से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मोड को MO से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मोड को Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा ना हो आप कंफ्यूज हो जाएं। एक पैटर्न अपनाइए और वो पैटर्न क्या है? जो फॉर्मूले मैं आपकी स्क्रीन पे ले रहा हूं, लिख रहा हूं, बस उन्हीं फॉर्मूले को याद रखिए। आपको सिर्फ बुक्स से, किसी भी मटेरियल से क्वेश्चन पढ़ना है और फॉर्मूला जो मैंने आपको दिया है वही फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है सर? तो मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां पर रूल सेज क्लास की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लोकेट करिए सर F1,
इसको F1 बोलिए। इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0, हाईएस्ट के बाद वाली F2। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस क्लास के सामने, इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। मोड की वैल्यू 30 से 40 के बीच में। तो अब इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट L यहां पर 30 प्लस F1 8 माइनस F0 इससे पहले वाला 5, 2F1 2 इंटू 8 माइनस F0 -5 माइनस F2 भी 5 है -5 इंटू इंटरवल H, क्लास का इंटरवल यहां पर 10 है सर। सिंप्लीफाई करते हैं, 30 प्लस 8 में से 5 गया 3, नीचे 2 8 16, 16 में से -5 और -5 दो बार सब्ट्रैक्ट करें यानी 6 जाएगा इंटू 10, 3 से 6 2, 2 से 10 5, 5 प्लस 30, आंसर कितना आ गया 35। मोड की वैल्यू आई 35। आई होप दिस इज क्लियर। फिर से वही इंटरेस्टिंग बात, वही सेम शॉर्टकट। अगर क्लास का इंटरवल सेम है, फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाली जो क्लास है उसकी जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है वही मोड है। यानी आपने अभी जो सारे शॉर्टकट पढ़े उसमें एक बात आपने गौर से देखी, अगर क्लास का इंटरवल सेम हो और फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाली जो क्लास है उसकी जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है वो मिडिल मोस्ट वैल्यू अर्थमेटिक मीन के भी इक्वल है, मीडियन के भी इक्वल है, मोड के भी इक्वल है। So, knowing this fact, we could have applied this shortcut, but to understand, in case this shortcut can't be applied, we have used this formula. तो इस फॉर्मूले का यूज हमने किया, यहां पर हमने किस तरह से मोड कैलकुलेट करा। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो बेटा, इट वॉज वेरी नाइस इंटरेक्शन विद यू ऑल। हमने यहां सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक कवर अप कर दिया। अभी डिस्पर्शन, प्रोबेबिलिटी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके सामने आपके साथ मुझे शेयर करने हैं। इसके साथ साथ सीएमए इंस्टीट्यूट ने मॉडल टेस्ट के बारे में क्या कहा है, मे बी मोस्ट ऑफ यू हैव नोन अबाउट इट, बट आई एम गोइंग टू कनेक्ट बैक टू यू रिगार्डिंग दिस मॉडल टेस्ट। तो हमें हर चीज का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, अपने गैजेट्स को तैयार रखना है, माइंड को सबसे पहले तैयार रखना है, कूल डाउन रहना है, टाइम पर मेहनत करनी है, अच्छे से खाना खाना है, अच्छे से हाइजीन मेंटेन करनी है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन कमिंग एग्जाम। सी यू अगेन। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. थैंक यू Sir. सर। यस यस प्लीज, समवन इज देयर ऑन द लाइन। सर, एक आपने एपीजीपी में एक ट्रिक बताई थी ना, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन एपी बनाती है, तो आपने उसकी एक ट्रिक बताई थी ना। अब मुझे आपका कोई डाउट है तो बेटा व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा, ओके। रिग्रेशन पढ़ाएंगे।